वेलकम बैक दोस्तों। ये हमारी 4th वीडियो है GS1 GS पेपर 1 2016 के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। इस पार्ट में हम बचे हुए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पिछले पार्ट में हम ज्योग्राफी के कुछ 2 या 3 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, इसमें कुछ क्वेश्चंस पॉलिटिकल ज्योग्राफी के हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टली क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पॉलिटिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को अप्रोच करने का तरीका भी देख लेते हैं कि कैसे उसमें क्या क्या फीचर्स हैं जो आपके क्वेश्चन में आने ही चाहिए। ठीक है, एनी हाउ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है 2016 के पेपर में, साउथ चाइना सी हैज एज्यूम्ड ग्रेट जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, कमेंट। तो टॉपिक सिंपल है, साउथ चाइना सी टॉपिक है और ग्रेट जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पर जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस एज इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि ज्योग्राफी और पॉलिटिकल की अमेलगमेशन है। इसकी वजह से क्या साउथ चाइना सी ने कैसे ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस एज्यूम कर ली है इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। वर्तमान संदर्भ में दक्षिणी चीन सागर का भू राजनीतिक महत्व बहुत चढ़ गया है, टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ जो मस्ट है इस क्वेश्चन में आना, बिकॉज साउथ चाइना सी है, ज्योग्राफी का पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, मैप का होना मेरे अकॉर्डिंग मस्ट है। ठीक है, वर्ल्ड मैप आपको बनाना पड़ेगा, पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मैप जो साउथ चाइना सी को दिखाता है। ऑलराइट, सारा मैप बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। जो मैंने बेसिकली एक वर्ल्ड मैप जो यहाँ पर जितना पार्ट बनेगा, आप यहाँ से साउथ ईस्ट एशिया से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया से ऐसे करके, और यहाँ पर आपको ये जो पैसिफिक आइलैंड्स हैं, ठीक है, इनको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ताइवान, ये 2-3 कंट्रीज़ आपको दिखा के, इंडोनेशिया, ये आपने कंट्रीज़ की बाउंड्रीज दिखानी है। इसके बाद जो मेन पार्ट है आपके आंसर का, वो यहाँ पर आपको जो डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं वो दिखाना है। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ बाउंड्री दिखा रहा हूँ, हम इसके जो आइलैंड्स का डिस्प्यूट है उसको हम वेल वी डिस्कस द क्वेश्चन तब करेंगे। पहले अप्रोच की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में अप्रोच क्या होगी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि साउथ चाइना सी की बात हो रही है, तो पहले आपको उसकी लोकेशन के बारे में एग्जामिनर को बताना भी पड़ेगा, टू गेट हिम इनटू कॉन्फिडेंस कि आपको उसकी लोकेशन एग्जैक्टली पता है। तो उसकी लोकेशन आपको वहाँ पर लिखनी पड़ेगी अपार्ट फ्रॉम ड्राइंग इन द मैप। ठीक है, सेकेंड चीज़ जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है। यहाँ पर जितने मैक्सिमम पॉइंट्स आप लेकर आ पाएंगे उतना फ़ायदेमंद है। ठीक है, और रिसेंट इश्यूज़, ये क्वेश्चन 2016 में क्यों पूछा गया, बिकॉज 2016 में करंट अफेयर्स में था क्वेश्चन बहुत प्रिडोमिनेंटली, जो ट्रिब्यूनल था, परमानेंट आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल, जिसने डिसीजन दिया था कि साउथ चाइना सी के जो क्लेम्स हैं, जो चाइना के जो क्लेम्स हैं साउथ चाइना सी के ऊपर, वो इलीगल हैं। और 9 डैश लाइन जो चाइना प्रोपेगेट कर रही थी कि 9 डैश लाइन के अंदर जो भी फॉल करता है वो हमारा है, यानी कि उस पर हमारा अधिकार है। तो उस चीज़ को अनक्लॉज के तहत, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज के तहत परमानेंट आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने, यूएन के परमानेंट आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने मना कर दिया था कि ये अधिकार गलत है। इसके चलते ये टॉपिक बहुत न्यूज़ में था और इसीलिए पेपर में पूछा भी गया। ठीक है, बात कर लेते हैं आंसर स्ट्रक्चर की। जैसे आपको मैंने पहले बताया, साउथ चाइना सी की लोकेशन की बात हो रही है, तो इट इज़ एट द जंक्चर ऑफ वेस्ट पैसिफिक एंड इंडियन ओशन। ये आपका वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है, ये आपका इंडियन ओशन है, तो इन दोनों के बीच का जो पार्ट है ये साउथ चाइना सी है। ठीक है, ये काफ़ी क्लियरली आपको दिख रहा है। इट कंस्टिट्यूट्स इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स एज वेल एज इट इज़ वेरी क्रूशल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स जो यहाँ पर आती हैं वो कौन सी आती हैं, मलक्का स्ट्रेट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है,
इसके अलावा एक तो और स्टेट्स भी हैं जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब जो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉइंट्स यहाँ पे आपको इंक्लूड करने हैं। सिंपल है पॉइंट्स जनरेट करने ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको किसी भी ओशियनिक एरिया में ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, ओशियनिक रिसोर्सेज का होता है, ठीक है। यहाँ पर आपके ओशियनिक रिसोर्सेज क्या हैं, ऑयल रिजर्व्स एंड नेचुरल गैस। यहाँ पर ऑलमोस्ट आई थिंक 9 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के ऑयल रिजर्व्स पाए गए, ठीक है। इसके अलावा ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से और सिग्निफिकेंस क्या है, ट्रेड। ट्रेड इनफैक्ट एक ऐसा इशू है विच फॉल्स एट द जंक्शन ऑफ ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। तो इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड यहाँ से पास करती है कार्गो पैसेज। ऑलमोस्ट 50% ऑफ वर्ल्ड कार्गो पैसेज पासिस थ्रू द साउथ चाइना सी। उसके चलते काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है साउथ चाइना सी। देन इट इज़ अ मेजर चोक पॉइंट फॉर चाइना। इसको हम मलक्का डायलेमा भी बोलते हैं। इन कुछ न्यूज़पेपर्स ने इसको मलक्का डायलेमा का नाम भी दिया है, ठीक है। मलक्का डायलेमा से हमारा मतलब क्या है कि यहाँ पर जो मलक्का स्ट्रेट है अगर वो बंद हो जाती है तो इन दैट केस चाइना का जो मेजर ट्रेड है वो चोक हो सकता है। चाइना जो भी ट्रेड ले रही है यूरोप से या फिर यूएसए से या फिर इनफैक्ट इवन वेस्टर्न एशिया से जो ऑयल आता है, दैट कैन बिकम अ मेजर चोक पॉइंट फॉर चाइना। इसके अलावा जो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, जो बहुत सारी वहाँ की बची हुई लिटरल नेशंस हैं, दे आर ऑल्सो कंपीटिंग फॉर स्टेक इन द साउथ चाइना सी। इसके यहाँ पर आपको एग्जांपल्स देने पड़ेंगे जो इस फिगर में आपको काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। परासिल आइलैंड्स हैं, प्रातास आइलैंड्स हैं, स्पार्टली आइलैंड्स हैं। ये 3 आइलैंड्स हैं जिनके ऊपर स्टेक बाकी कंट्रीज़ भी क्लेम करती हैं। इसके अलावा स्कारबोरो रीफ है और ये मैकल्सफील्ड बैंक है। तो ये 5 आइलैंड्स हैं। सेंकाकू आइलैंड्स भी हैं जो ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट में है विद जापान, ठीक है। ये सेंकाकू और डियाओ जो 2 नाम दिए हुए हैं ये इसलिए बिकॉज चाइना इनको सेंकाकू आइलैंड्स बोलता है और जापान इनको डियाओ आइलैंड्स बोलता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से साउथ चाइना सी जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, ग्रेटर जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस एज्यूम कर चुकी है। इसमें आपको अपने आंसर को फ्रेम कैसे करना है, आपको पहले बताना है ट्रेडिशनल रीजंस व्हाई साउथ चाइना सी वाज ऑलवेज कंसिडर्ड अ जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट सी वाज बिकॉज यहाँ पे बहुत कार्गो पैसेज होता था और इट इज़ अ मेजर रिजर्व ऑफ ऑयल रिजर्व्स एंड नेचुरल गैस, ठीक है। लेकिन कंटेम्प्रेरीली द रीज़न वाई साउथ चाइना सी हैज़ अज्यूम्ड अ ग्रेटर जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इज़ बिकॉज ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय चाइना, ठीक है। स्टेप्स टेकन बाय चाइना क्या है, क्लेमिंग ओवर मेजर टेरिटरीज ऑफ साउथ चाइना सी। और चाइना ये जो क्लेम कर रही है ये इसके थ्रू कर रही है। ये जो रेड कलर की लाइन आप देख रहे हैं ये लाइन, इसको चाइना बोलती है 9 डैश लाइन। और चाइना इसके लिए कुछ हिस्टोरिकल प्रूफ भी देती है कि हमारा ये सारा पहले पार्ट ऑफ चाइना है। तो ये कंटेम्प्रेरी रीजंस हैं और चोक पॉइंट ऑफ चाइना भी बन चुका है बिकॉज चाइना एज यू नो इज़ अ मेजर इकोनॉमी इन द मेजर होल्डर इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो इसके चलते इट हैज़ बिकम अ चोक पॉइंट फॉर चाइना एंड इट हैज़ ऑल्सो बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सराउंडिंग नेशंस। तो ये कंटेम्प्रेरी रीजंस हैं आपके, ठीक है। और ये ट्रेडिशनल रीजंस हैं कि साउथ चाइना सी की जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस पहले क्यों थी अब क्यों है। अब क्योंकि ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स बेस्ड था तो आपको इसमें रीसेंट इश्यूज़ की बात भी करनी है। आपका आंसर यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, यहाँ पर आपको रीसेंट इश्यूज़ की बात करनी है कि रीसेंट इश्यूज़ जो न्यूज़ में थे वो क्या थे। वहाँ पर मैंने आपको पहले भी कहा था जो अनक्लॉज का जो ट्रिब्यूनल था, यूएन परमानेंट आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल, उसने क्या बोला था कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इज़ पैरामाउंट, ठीक है। और सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इंश्योर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिन राइट्स को चाइना वायलेट कर रही है इसके चलते वो जो चाइना के क्लेम्स हैं वो फॉल्स हैं और वो डिनाई किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ़िशिंग राइट्स भी थी जो बाकी कंट्रीज़ को चाइना अलाउ नहीं कर रही थी। इन सम केसेस इम्प्रिजनमेंट ऑफ फिशरमैन भी हो रही थी, ऑलराइट। तो ये भी एक इशू था जो कि
साउथ चाइना सी के वजह से न्यूज़ में था। अब इसमें आपको, बिकॉज अगेन चाइना की बात हो रही है, तो इंडिया का स्टैंड भी आपको बताना पड़ेगा, बिकॉज इंडिया के लिए भी साउथ चाइना सी काफ़ी जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस होल्ड करती है इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे? बिकॉज जो साउथ चाइना सी के आसपास की नेशंस हैं, हमारे उन सब के साथ बहुत अच्छे बायलैटरल रिलेशंस हैं, ठीक है। तो इंडिया का जो स्टैंड है, इंडिया हैज़ सपोर्टेड यूनिलैटरली द यूएन ट्रिब्यूनल डिसीजन एंड इट हैज़ ऑल्सो रीआइट्रेटेड द सेम कि चाइना को वो आइलैंड्स पे क्लेम छोड़ देना चाहिए, ठीक है, सो दैट in order to maintain freedom of navigation over important sea lines of communication। अभी तक हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, हमने बेसिकली सारे पॉइंट्स को जॉट डाउन कर लिया, लेकिन हमने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा स्ट्रक्चर की कमी है, ठीक है। स्ट्रक्चर लाने के लिए मैं आपको कुछ सजेस्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन में आप दे दीजिए कि साउथ चाइना सी की लोकेशन ये है, रीसेंट इश्यूज़ जो न्यूज़ में थे, ये आपके क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बनना चाहिए कि ये रीसेंट इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से साउथ चाइना सी न्यूज़ में थी। चाइना हैड क्लेम्ड ओवर सर्टन टेरिटरीज ऑफ साउथ चाइना सी विच आर स्पार्टली आइलैंड्स, प्रतास आइलैंड्स, परासल आइलैंड्स, स्कारबोरो रीफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट दीज क्लेम्स वर नॉट अपहेल्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस परमानेंट आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल अंडर द लॉ अनक्लॉज, ठीक है। तो इसके चलते चाइना के जो क्लेम्स से डिनाई कर दिए गए, ठीक है। इन दिस बैकग्राउंड वी कैन टॉक अबाउट द जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साउथ चाइना सी। फिर हम बात करेंगे ट्रेडिशनली ये था, कंटेम्प्ररीली और बढ़ गया है बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। तो ये आपके क्वेश्चन का थर्ड पार्ट बनना चाहिए। फोर्थली, क्योंकि आप इंडियन पर्सपेक्टिव देना बहुत ज़रूरी है ऐसे चीज़ में, कि इंडिया का स्टैंड क्या है। इंडिया हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड द नीड फॉर हैविंग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ओवर सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एंड इसके चलते इंडिया ने यूएन ट्रिब्यूनल के डिसीजन को रेडली सपोर्ट किया। ऑल राइट, ये क्लियर है आई थिंक। अगर इसमें डाउट्स हैं यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, वील एड्रेस दैट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया आर बिकमिंग मोर वल्नरेबल टू फ्लड कंडीशंस, डिस्कस। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2016 में यूपीएससी ने या तो इंटेंशनली, बिकॉज अर्बन फ्लडिंग वॉज अ वेरी मेजर इशू इन 2016, इट वॉज सच अ मेजर इशू दैट इट हैड अफेक्टेड मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया, अर्बन सिटीज़ ऑफ इंडिया। गुड़गांव हो गया, चेन्नई हो गया। चेन्नई फ्लड्स तो आई थिंक एवरीबडी इज़ अवेयर ऑफ। इवन दिल्ली के कुछ पार्ट्स वर ऑलमोस्ट सबमर्ज्ड, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम था काफ़ी बैडली अफेक्ट हुआ था। तो जो इंटरेस्टिंग बात थी वो ये थी कि 2016 में यूपीएससी ने GS1 एंड GS3 में एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन पूछा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। खैर एनीवेज, इसके पीछे एक और रीज़न भी है। एक तो ये न्यूज़ में था, इसके बाद एनडीएमए की स्पेशल गाइडलाइंस रिलीज़ हुई थी ऑन अर्बन फ्लडिंग, कि हाउ टू प्रिवेंट एंड मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ अर्बन फ्लडिंग, ओके। और एक और चीज़ भी जो मैंने आपको पहले भी कहा, अर्बनाइजेशन को लेके यूपीएससी काफ़ी पर्टिकुलर है, क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं विदाउट फेल। तो आप अगर कुछ अर्बन सिटीज़ को लेके बहुत बड़ा इशू आता है या फिर कुछ अर्बन सिटीज़ को लेके कोई बहुत बड़ी रिपोर्ट आती है, तो यू कैन बी ऑलमोस्ट श्योर कि वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं यूपीएससी के एग्ज़ाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो भारत के प्रमुख नगर बाढ़ दशाओं से अधिक असुरक्षित होते जा रहे हैं, विवेचना कीजिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हम डायरेक्टली, बिकॉज टॉपिक आपका अर्बन फ्लडिंग है, तो हम अर्बन फ्लडिंग को डिफाइन करेंगे और रिसेंट इवेंट्स को हम साइट करेंगे। इसको साइट करने का तरीका एज आई टोल्ड यू ज़्यादा अच्छा तरीका है। ये आपकी आंसर शीट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आप कंटेंट लिखना स्टार्ट करेंगे। जी रिसेंट इवेंट्स हैं, यहाँ पे साइड में एक बॉक्स बना के दिखा सकते हैं, रिसेंट इवेंट्स या फिर रिसेंट न्यूज़, वो एग्जामिनर की अटेंशन को गेन करने के लिए। देन व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ अर्बन फ्लडिंग, वो आपको बताना ही है कि सिटीज़ जो हैं वल्नरेबल क्यों हो रही हैं, तो वो कॉजेज़ हैं, ठीक है। एंड फाइनली इवन द क्वेश्चन डज नॉट आस्क, तो आपको यहाँ वे फॉरवर्ड बताना है, बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, इफ़ यू आर हाईलाइटिंग अ प्रॉब्लम यू हैव टू प्रोवाइड द सोल्यूशन एज वेल। अगर आप वो नहीं कर रहे तो आपका क्वेश्चन अधूरा है, ओके। नाउ विदाउट वेटिंग मच वील मूव टू द
Answer structure. So what is urban flooding? It refers to the inundation of land and property. Inundation मतलब ओवरफ्लो ऑफ वाटर कंपेयर टू इट्स कैरिंग कैपेसिटी. जो लैंड की कैरिंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा पानी जब आता है, या फिर लैंड में जो पानी इतना, जो लैंड की ड्रेनेज कैपेसिटी है, जितना ड्रेन करने की या आउटलेट की कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा इनलेट हो रहा है पानी का. इन एन अर्बन एनवायरनमेंट owing to increasing rainfall beyond the capacity of drainage systems, that is known as urban flooding. तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है. न्यूज़ में क्या क्या था, जैसे मैंने आपको बताया, टेक्स्ट बॉक्स में आप दे सकते हैं. अर्बन फ्लडिंग हैज़ बीन एक्सपीरियंस ओवर डेकेड्स इन इंडिया, बट सफिशिएंट अटेंशन वाज नॉट गिवन टू डील विद इट्स एज इट वाज सीन इन रिसेंट चेन्नई फ्लड्स, गुड़गांव फ्लड्स, बैंगलोर एंड दिल्ली फ्लडिंग. ठीक है, तो आपकी वेरी इंपॉर्टेंट मेगा सिटीज़, इनफैक्ट दो मेट्रो सिटीज़ आपकी डिस्टर्ब हो गई थी बिकॉज ऑफ अर्बन फ्लडिंग. नाउ व्हाट आर द कॉजेज फॉर द सेम? ये 4-5 कॉजेज हैं. ये सेम कॉजेज इनफैक्ट एनडीएमए ने भी लिस्ट करी थी, तो मैंने वहीं से कॉजेज डायरेक्टली उठाए हैं, सो दैट आवर डेटा इज एज मच ऑथेंटिक एज पॉसिबल. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैन मेड एंड मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स. इट इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ ओनली मैन मेड फैक्टर्स. तो आप यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं कि मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ तो रेनफॉल की बात हो रही है. आप वहाँ पे कुछ हद तक एल नीनो की बात भी कर सकते हैं, या फिर क्लाइमेट चेंज की बात भी कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कैसे जो ये रेनफॉल पैटर्न्स हैं वो कैसे इम्पैक्ट हो रहे हैं. तो वो एक रीज़न है. ठीक है, जो मैंने यहाँ बात करी, क्लाइमेट चेंज इज़ मेकिंग द मानसून मोर फ्रीक्वेंट एंड अनप्रिडिक्टेबल. इसके अलावा यहाँ पे एल नीनो की बात भी कर सकते हैं. ठीक है, या फिर ला नीना रादर ज़्यादा अप्रोप्रिएट. एल नीनो एंड रिलेटेड इवेंट्स, जो ला नीना है जिसकी वजह से क्लाउड बर्स्ट भी हो सकता है. देन व्हाट आर द मैन मेड फैक्टर्स? वो आपके पुअर ड्रेनेज सिस्टम है, अर्बन वेस्ट, क्लॉगिंग द ड्रेन्स. सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इनफैक्ट जब एनडीएमए ने लिस्ट किया तो पुअर ड्रेनेज को ही लिस्ट किया कि आपकी जो अर्बन वेस्ट है वो ड्रेन्स को क्लॉग कर रही है. देन वेटलैंड इंक्रोचमेंट इज़ वेरी कॉमन, ओके, विच वॉज द प्राइम रीज़न इन बैंगलोर. रियल एस्टेट का जो बूम है, जो बहुत तेज़ी से बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो जो उनके एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज हैं उनको एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस को ओवरशैडो किया जा रहा है. एंड यहाँ पर वी आर पेइंग द कॉस्ट बाय डैमेजिंग आवर एनवायरनमेंट. द कॉस्ट इज़ बीइंग ब्रंट बाय द कॉमन मैन. ठीक है, जो रियल एस्टेट का बूम है. रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन हो रही है बिल्डिंग्स की ऑन वाटर बॉडीज़. पॉपुलेशन इज़ एवर ग्रोइंग इन सिटीज़, जिसकी वजह से ओवर बर्डनिंग हो रही है वहाँ के रिसोर्सेज की. देन अर्बन हीट आइलैंड, दिस इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल इन अ वे. ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉज लिस्ट किया है एनडीएमए ने. ये कैसे? दिस इज़ एन एग्जांपल हाउ मैन मेड रीजंस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ मैन मेड रीजंस आर इम्पैक्टिंग द मेट्रोलॉजिकल रीजंस. वो कैसे? अर्बन हीट आइलैंड, जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं उसकी वजह से आपके रेनफॉल पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, और जो रेनफॉल पैटर्न्स चेंज होते हैं तो आपका मेट्रोलॉजिकली जो रेनफॉल की जो एवरेज है वो बदल सकती है, या फिर रेनफॉल के पैटर्न्स बदल सकते हैं. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ मैन मेड इज इनडायरेक्टली इम्पैक्टिंग द मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स. ठीक है, तो ये 5-6 रीजंस हैं. यहाँ तक आपने क्वेश्चन का एक पार्ट एड्रेस कर लिया है. मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, वे अहेड. वे अहेड देना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि जनरली एनडीएमए की हर गाइडलाइन में आपको देखने को मिलेगा, कुछ स्ट्रक्चरल मेजर्स होते हैं और कुछ नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स होते हैं. स्ट्रक्चरल मेजर्स आर जनरली फिजिकल इन नेचर एंड दे इंक्लूड द रीडिज़ाइनिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग ड्रेनेज सिस्टम. नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स, इनफैक्ट दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्मार्ट सिटीज़ मिशन. जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि वहाँ पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एक कंपोनेंट है. इवन हैबिटेट 3 जो यूएन का कॉन्फ्रेंस हुआ था उसने भी इस चीज़ को एड्रेस किया था कि हाउ स्मार्ट सिटीज़ शुड ऑल्सो cater to the component of disaster management. Then we have non-structural measures which strive to keep people away from the flood waters by means of early warning system. ठीक है, तो यहाँ पर अर्ली वार्निंग सिस्टम की काफ़ी ज़्यादा महत्वता है कि अगर आप लोगों को पहले इन्फॉर्म कर दें तो एटलीस्ट द लॉस टू लाइफ कैन बी प्रिवेंटेड. EIA फॉर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स. EIA का मतलब है एनवायरमेंट
इम्पैक्ट असेसमेंट। ये लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इंडिया में, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ इस लॉ को ज़्यादा अच्छे से स्ट्रिंजेंट फॉलो नहीं किया जाता। उसके पीछे रीजंस बहुत हैं। पॉलिटिकल नेक्सस है ब्यूरोक्रेसी का, अलॉन्ग विद रियल एस्टेट टाइकून्स एंड पॉलिटिशियंस। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसकी स्ट्रिंजेंट इम्प्लीमेंटेशन इज़ रिक्वायर्ड। न्यू आर्टिफिशियल वेटलैंड्स का होना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू मेंटेन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल विद इन लिमिट्स। रोल ऑफ अर्बन प्लानिंग एजेंसीज इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जो हमने पहले बात करी थी कि जो वेटलैंड इंक्रोचमेंट हो रही है, तो यहाँ पे जो अर्बन प्लानिंग एजेंसीज है, दे नीड टू कम आउट विद सर्टन नॉर्म्स फॉर द रियल एस्टेट डेवलपर्स, सो दैट उनके जो वायलेशंस वो कर रहे हैं उसको वो सैंक्शन करें। तो यहाँ पर अर्बन प्लानिंग एजेंसीज का रोल है। अर्बन प्लानिंग एजेंसी से हमारा मतलब है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ऑलराइट। तो यहाँ पर इनका बहुत मेजर रोल है। आई थिंक ये क्लियर है। आप जो हम यहाँ पे आपको बताना चाहते थे कि वे अहेड देना बहुत ज़रूरी है, और वे अहेड भी मैंने डायरेक्टली एनडीएमए की गाइडलाइन से ही उठाया है। आई सजेस्ट यू कि आप टर्मिनोलॉजी यही वाली यूज़ करें, स्ट्रक्चरल मेजर्स एंड नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स, वेन एवर यू आर गिविंग अ वे अहेड फॉर एनी ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट क्वेश्चन, ठीक है। और इनफैक्ट इवन आप व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग नोट्स फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, तो आई रिक्वेस्ट यू कि एनडीएमए की गाइडलाइंस को ही फॉलो करते हुए नोट्स बनाइए, ठीक है। वो सबसे ऑथेंटिक सोर्स है। एनी हाउ, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो इस साल पूछा गया था। प्रेजेंट एन अकाउंट ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी एंड एग्जामिन इट्स इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंजिंग बायलैटरल रिलेशंस। हिंदी में पढ़ते हैं थोड़ा और समझने के लिए। सिंध जल संधि का एक विवरण प्रस्तुत कीजिए तथा बदलते हुए द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में उसके पारिस्थितिक, आर्थिक एवं राजनीतिक निहितार्थों का परीक्षण कीजिए। So over here what the question is there are two parts of the question. First of all, the first part of the question is कि आपको इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में ब्रीफ में लिखना है कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या थी, कब साइन करी गई थी और क्यों साइन करी गई थी, उसका जो फाइनल जो उसका एग्रीमेंट था वो क्या था। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज़ जो आपको समझना है, जहाँ पे आपको अप्रोच करने में थोड़ी दिक्कत होगी। अगेन ये चीज़ बहुत न्यूज़ में थी बिकॉज 2016 में आफ्टर द उरी अटैक्स इंडिया का जो स्टांस था टुवर्ड्स पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा बदल गया था। तो व्हाट दे वांटेड टू डू वाज दे वांटेड टू विड्रॉ फ्रॉम द इंडस वाटर ट्रीटी, और उसके पीछे दैट वुड हैव गिवन सम अपर हैंड टू द इंडियंस, ऐसा इंडियन ब्यूरोक्रेसी ने एक बार सोचा। लेकिन जब डिटेल में उस चीज़ की चर्चा करी गई या फिर डिटेल में उस चीज़ पर डेलिब्रेशंस हुई अमंग्स द ब्यूरोक्रेसी, अमंग्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, दे रियलाइज्ड कि उसको विड्रॉ करने के काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, नॉट ओनली ऑन पाकिस्तान बट इवन ऑन इंडिया। तो ये क्वेश्चन बेसिकली उसी को पूछना चाह रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी का अकाउंट दीजिए और बदलते हुए द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में जो बायलैटरल रिलेशंस हमारे चेंज हो रहे हैं विद पाकिस्तान, उस ट्रीटी से विड्रॉ करने का या फिर उस ट्रीटी को खारिज करने का इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। ऑलराइट, ये आपके क्वेश्चन का सेकंड पार्ट होगा जो मेजर बॉडी होगी। इम्प्लीकेशंस ऑफ द सेम इफ बायलैटरल रिलेशंस चेंज और आर डिसरप्टेड, तो इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। तीनों चीज़ों को एड्रेस करना है। अगेन क्वेश्चन ने बहुत क्लियरली पूछा है इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। आई थिंक आप फ्रेम कर सकते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में सबको मालूम है। बिफोर दैट आई वांट टू डू एन एक्सरसाइज ओवर हियर कि हम इस क्वेश्चन को खुद से फ्रेम कर सकें। इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुई थी? उसके अंडर तीन रिवर्स थी जो कि पाकिस्तान को दे दी गई थी। 3 रिवर्स इंडिया के पास थी, 3 रिवर पाकिस्तान के पास थी। जो आपका ब्रीफ में आपको इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बता देते हैं। इट इज़ अ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ब्रोकर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक to use the water available in the Indus system of rivers located in India. The Indus Water Treaty was signed in Karachi, September 1960 by Jawaharlal Nehru and Ayub Khan. जो ये थोड़ा irrelevant फैक्ट है, अगर आपको नहीं भी इंक्लूड करना इट्स ओके, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक
अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट इंडिया के पास 3 रिवर्स का फ्लो था जो ईस्टर्न रिवर्स बोलते हैं हम, BRNS, ओके, ब्यास, सतलुज एंड रावी। पाकिस्तान के पास 3 वेस्टर्न रिवर्स का कंट्रोल था, ICJ, दिस वॉज गिवन टू पाकिस्तान। तो ये 3 रिवर्स, इसका जो मतलब था, इसका मतलब जो ये 3 रिवर्स हैं, इंडस, झेलम और चेनाब, ये फ्लो इंडिया से ही करती हैं, लेकिन इंडिया के पास इनका सिर्फ एक नॉन कंजम्पटिव यूजेज और कंजम्पटिव यूजेज का डिस्टिंक्शन दिया था इस ट्रीटी ने, कि इंडिया इन रिवर्स का कंजम्पटिव यूजेज कर सकती है। इसका मतलब जो इसके आसपास डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स हैं या फिर जो एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं वो इसका पानी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन नॉन कंजम्पटिव यूजेज, इसका मतलब ये था कि इंडिया इसके ऊपर डैम्स नहीं बना सकती या फिर इसके पानी को रोक नहीं सकती। वी कांट हॉल्ट द वाटर इन इंडिया, ठीक है, ये इसका मतलब था। तो इंडिया के पास इन रिवर्स का कंजम्पटिव यूजेज था, नॉन कंजम्पटिव यूजेज नहीं था। ऑलराइट, इसका मतलब अगर पीने के लिए पानी यूज़ करना है या फिर अगर आपको हाउस होल्ड वर्क्स के लिए पानी यूज़ करना है तो दैट इज़ पॉसिबल, लेकिन नॉन कंजम्पटिव यूजेज वॉज नॉट अलाउड टू इंडिया। नाउ जो इम्प्लीकेशंस थी, इफ़ इंडिया प्लान टू विड्रॉ फ्रॉम द ट्रीटी या फिर इफ़ इंडिया प्लान टू डिनाई टू एक्सेप्ट द एग्रीमेंट्स ऑफ द ट्रीटी नाउ, तो फिर उसके इम्प्लीकेशंस इकोलॉजिकली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली क्या क्या हो सकते हैं, आपको तीनों ही वो करने हैं। इन केस इंडिया प्लान्स टू कंस्ट्रक्ट अ डैम, तो उससे क्या होगा, इकोलॉजिकली डिजास्टर हो सकता है इंडिया में, बिकॉज डैम कंस्ट्रक्शन से फ्लड्स होने के चांसेस बढ़ सकते हैं इन द सराउंडिंग एरियाज, ठीक है। सेकंड, अगर आप डैम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वहाँ की जो मरीन स्पीशीज़ हैं वो भी अफेक्ट हो सकती हैं बिकॉज ऑफ अगेन फ्लडिंग। देन एट द सेम टाइम, बिकॉज जो रिवर्स हैं ये फ्लो करती हैं काफ़ी फ्रेजाइल एरियाज से, स्ट्रक्चरली काफ़ी फ्रेजाइल है वो एरियाज, तो दे कैन कॉज माइनर अर्थक्वेक्स ऑल्सो एंड लैंडस्लाइड इन हिली एरियाज ऑल्सो, जिसको हम बोलते हैं रिजर्वायर इंड्यूस्ड सीस्मिसिटी, RIS। ये काफ़ी जो हमारे साउथ इंडिया में कुछ कुछ डैम्स में देखने को मिली है, वो सेम चीज़ आपको यहाँ पर देखने को हो सकती है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन हैव इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस। द सेम इम्प्लीकेशंस कैन बी फॉर पाकिस्तान एज वेल, कि पाकिस्तान में ड्रॉट आ सकता है, ठीक है। अगर इंडिया में फ्लडिंग हो सकती है, पाकिस्तान में ड्रॉट आएगा बिकॉज हम उनका पानी रोक लेंगे। इकोनॉमिकली क्या होगा, इंडिया को डैम बनाने के लिए बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। इंडिया विल नीड टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल फॉर बिल्डिंग डैम्स एंड रिजर्वायर्स, ठीक है। तो ये चीज़ पाकिस्तान पे भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगी। फॉर पाकिस्तान विल क्रिएट ड्रॉट लाइक सिचुएशंस, वाटर शॉर्टेज विल बी ए सेटबैक टू पाकिस्तान इकोनॉमी, वहाँ की इंडस्ट्रीज़ और वहाँ की एग्रीकल्चर को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। नाउ व्हाई इज़ दिस इम्पॉर्टेंट फॉर अस? अगर पाकिस्तान नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहा है तो हमारा उसमें क्या, हमें क्यों फ़र्क पड़ता है? वो है पॉलिटिकली। इंडिया इज़ जनरली कंसिडर्ड टू बी अ वेरी अकोमोडेटिव नेशन, ठीक है। तो अगर हम वो नहीं करेंगे तो इन दैट केस हमारी जो शेम हो सकती है इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो यही है, इट कैन रेज क्वेश्चंस अबाउट इंडियाज़ कमिटमेंट ऑन इंटरनेशनल पैक्ट्स एंड ट्रीटीज़, कि आपने पैक्ट के जो प्रावधान थे उनको फॉलो नहीं करा, तो इसके चलते आपकी नेमिंग एंड शेमिंग हो सकती है, ठीक है। इट कैन ऑल्सो फर्दर बी अ जोल्ट, झटका टू द अकोमोडेटिव नेचर ऑफ इंडिया। देन इट कैन फर्दर इंटेंसिफाई द टेंशंस बिटवीन द टू नेशंस, और जो शायद एक अटैक हुआ है वो दूसरे तीसरे अटैक में बदल जाए, 2 और अटैक्स हो जाए। एट द सेम टाइम बिकॉज ये सारी रिवर्स कश्मीर से जाती हैं और कश्मीर एक बहुत बड़ा इशू है हम दोनों नेशंस के बीच में, तो करंट सेंटिमेंट्स जो है कश्मीर में वो भी चेंज हो सकते हैं और हॉस्टिलिटी बढ़ सकती है, ठीक है। देन बिकॉज इंडिया और पाकिस्तान की जो रिलेशंस हैं उसमें चाइना भी एक रोल प्ले करती है, तो चाइना कैन ऑल्सो थ्रेटन टू ब्लॉक द ब्रह्मपुत्रा वाटर्स। ऑलराइट, तो आप समझ रहे हैं इसमें कितने सारे एंगल्स हैं। इन सारे एंगल्स को इंक्लूड करना चाहिए था अगर आपको क्वेश्चन में बहुत अच्छे मार्क्स लेने थे। क्वेश्चन इजी था, बस इसमें ध्यान ही रखना था कि आपको तीनों चीज़ों पे ध्यान देना है, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। इकोलॉजिकल मैंने आपको बता दिया, डैम कंस्ट्रक्शन से कैसे डिजास्टर्स आ सकते हैं। इकोनॉमिकली इंडिया इज़ ऑलरेडी फाइटिंग अ वॉर, अगर मतलब ऑलरेडी हम लोग इतना डिफेंस एक्सपेंडिचर अक्रू कर रहे हैं, तो उसके चलते अगर हम वहाँ पर ये सब भी करने लग जाएंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर काफ़ी बढ़ जाएगा। इट विल बी अ बर्डन ऑन दी फिजिकल इकोनॉमी। देन पॉलिटिकली मैं आपको बता दिया कि टेंशन्स बढ़ सकती हैं, चाइना का भी एक रोल आ सकता है बीच में। इसीलिए
जो आपको कंक्लूजन देनी है वो आपको एक ऐसी कंक्लूजन देनी है कि वी शुड बी एंगेजिंग विद पाकिस्तान टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट एंड शुड नॉट टेक स्टेप्स विच माइट फर्दर डिस्टर्ब पीस एंड हार्मनी, बिकॉज ये एक रेडिकल स्टेप माना गया था। बिकॉज इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि इंडिया पर भी हैं और पाकिस्तान पर भी हैं, तो इससे हमारी इमेज काफ़ी हैम्पर हो सकती है। ऑलराइट, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर आप वैसे इस चीज़ को एक डायग्राम के थ्रू भी बता सकते हैं बाय शोइंग अ फ्लो चार्ट ऑफ समथिंग की इंडस वाटर ट्रीटी, इंडिया, पाकिस्तान, जो तीन रिवर्स हैं, जस्ट एन आइडिया, आप थोड़ा टाइम सेव करने के लिए, बिकॉज आपके आगे आंसर में कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये भी वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वॉज वेरी ट्रेंडिंग इन द न्यूज़, बिकॉज जो आपका नेशनल वाटरवेज बिल था वो इस साल पास हो चुका था फाइनली, और एक जल मार्ग विकास योजना भी सरकार लेकर आई थी, जिसके चलते ये क्वेश्चन का आना ऑलमोस्ट श्योर था इन सम वे और दी अदर। इनफैक्ट 1-2 साल से एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिकॉज ये इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट का जो इशू था 1-2 साल से न्यूज़ में था। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, एन्यूमरेट द प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। भारत में अंतर्देशीय जन परिवहन की समस्याओं एवं संभावनाओं को गिनाइए। अप्रोच क्या होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन, इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट होता क्या है, ठीक है, कुछ नंबर्स की बात करनी है यहाँ पर कि इंडिया में इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट कितना यूटिलाइज्ड है और इन कंपैरिजन टू बाकी नेशंस, ठीक है। ये नंबर्स बहुत कॉमन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि इंडिया में 3.5% ही यूज़ होता है इन कंपैरिजन टू जो बाकी कंट्रीज़ यूज़ कर रही हैं, ठीक है। इसके बाद प्रॉस्पेक्ट्स, क्या फ़ायदे हैं इसके, पॉजिटिव्स लिखने हैं, और प्रॉब्लम एरियाज़, क्या चैलेंजेस हैं इसकी डेवलपमेंट में और इसको एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर इसकी रनिंग में क्या चैलेंजेस आते हैं। सो जो कीवर्ड्स हैं विच शुड बी देयर इन योर आंसर अकॉर्डिंग टू मी इन दिस क्वेश्चन, जो आपको नहीं मिस आउट नहीं करने हैं, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बात करनी है, ट्रिपल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बात करनी है, इनलैंड वाटरवेज बिल 2016 जिसको हम नेशनल वाटरवेज बिल से जानते हैं 2016, उसकी बात भी आपके आंसर में होनी चाहिए, ठीक है। बिफोर वी बिगिन, इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट होती है। 1-2 चीज़ें हैं, आई थिंक अगर आपने ट्रिपल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में नहीं सुना हुआ, तो आई जस्ट वांट टू टेल यू इन ब्रीफ व्हाट डज ट्रिपल ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्टैंड्स फॉर। ये जो डायग्राम है यहाँ पर, यहाँ से आप समझ सकते हैं ट्रिपल ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है। ये डायग्राम मैंने उठाया है इस बुक से, DR खुल्लर, जो मैं पहले भी काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि ज्योग्राफी के लिए काफ़ी अच्छी किताब है। डायग्राम बेसिकली ये शो करता है कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए रोड ट्रांसपोर्ट इज़ द चीपेस्ट, मीडियम डिस्टेंस के लिए, शॉर्ट से लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, मीडियम से लॉन्ग, रेल ट्रांसपोर्ट इज़ द चीपेस्ट, फॉर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ द चीपेस्ट। ये जो ग्राफ है ये शो करता है कैसे जो कॉस्ट है वो वेरी करती है। शॉर्ट से लॉन्ग में ये नीचे है, ये ऊपर जाता है, उसके बाद बढ़ता रहता है। मीडियम डिस्टेंस में ये इसके ऊपर है, लेकिन यहाँ पर इसके बीच में है, और फाइनली लॉन्गेस्ट डिस्टेंसेस के लिए आपका ये वाला है, ठीक है। तो ये और ये, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके 3 चीज़ें समझाता है कैसे कॉस्ट वेरी करती है। सो व्हाट इज ट्रिपल ट्रांसपोर्ट सिस्टम? इट सिंपली सेज रोड ट्रांसपोर्ट इज चीपर फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस, रेलवे ट्रांसपोर्ट इज चीपर फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, एंड वाटर ट्रांसपोर्ट इज चीपर फॉर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो नंबर्स की है, उसकी बात कर लेते हैं। टोटल लेंथ ऑफ नेविगेबल वाटरवेज इन इंडिया कंप्राइजिंग बहुत सारी चीज़ें, रिवर्स, कनाल्स, बैक वाटर्स, इज़ 14,500 किलोमीटर्स, out of which only 3,700 kilometers is navigable by mechanized boats and only 2,000 kilometers is actually used. So अगर आप इसकी परसेंटेज देखें, जो 2,000 किलोमीटर है आउट ऑफ 14,500 किलोमीटर, बहुत ही कम परसेंटेज को हम यूज़ कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये भी आपको एक टेक्स्ट बॉक्स में कहीं ना कहीं हाईलाइट करना है। ये डायग्राम भी आपके आंसर में होना चाहिए in order to tell the examiner that you know about the theory of triple transport system, ठीक है। Now coming to the answer कि introduction आपकी क्या होनी चाहिए। What is the inland waterways transport, ठीक है। It is an alternative mode of transport which is cheaper and cleaner than other modes of transport.
The IWAI is responsible, Inland Water Authority of India is responsible for their development in India. The National Waterways Bill identifies additional 101 waterways as national waterways. इसके पहले हमारे 5 नेशनल वाटरवेज थे, तो जो नेशनल वाटरवेज का बिल आया था इसने 101 और आइडेंटिफाई करके टोटल 106 नेशनल वाटरवेज को आइडेंटिफाई किया था, और इन 5 नेशनल वाटरवेज को भी अपने बिल के अंडर ले आए थे। ऑलराइट, तो जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था 2 या 3 कीवर्ड्स हैं वो आपके आंसर में आने चाहिए, वो हमने इंट्रोडक्शन में कवर कर लिए। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंडियन वाटरवेज। बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। कंपैरेटिव कॉस्ट चीपेस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन इज मोस्ट एनवायरमेंटली सस्टेनेबल, बिकॉज जो रोड्स और रेलवेज हैं उसकी वजह से जो एयर पोल्यूशन हो रहा है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, इंडियन वाटरवेज डू नॉट इंटरफेयर इनटू नेचुरल हैबिटेट्स। जो रोड्स और रेलवेज हैं उसमें आपको बहुत सारी डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ती है, लेकिन इंडियन वाटरवेज आपके नेचुरल एनवायरनमेंट को ही यूटिलाइज कर रहे हैं। ऑल्सो देयर विल बी नो इश्यूज ऑफ लैंड एक्विजिशन, ये भी एक बहुत बड़ी इशू है, बिकॉज समटाइम्स रोड्स हैव टू पास थ्रू सम सेंसिटिव एरियाज, जैसे कि जहाँ पर कुछ फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइब्स रहती हैं या फिर कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ रहती हैं विच आर टू मच अटैच्ड विद देयर लैंड। इन दैट केस लैंड एक्विजिशन बिकम्स अ वेरी मेजर टास्क। इन सम एरियाज एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ होती हैं जिनके पास और कोई अल्टरनेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं होता, तो वहाँ पर लैंड एक्विजिशन काफ़ी बड़ा टास्क बन जाता है। यहाँ पर आपको वो इशू नहीं फेस करना पड़ेगा। जो टर्मिनल कॉस्ट है इट इज़ ऑल्सो कंपेरेबल टू रोड्स एंड रेलवेज, बिकॉज यहाँ पर आपको लोडिंग और अनलोडिंग के लिए कुछ सिस्टम तैयार करना पड़ेगा, कुछ स्टेशन तैयार करना पड़ेगा। वो जो टर्मिनल कॉस्ट है बहुत ही कंपेरेबल है टू रोड्स एंड रेलवेज। इसके अलावा कुछ और बेनिफिट्स भी हैं। क्रूज़ टूरिज्म भी एक्सप्लॉइट हो सकता है बाय सिंप्लीफाइंग द प्रोसीजर्स। ये चीज़ जो यूके में और यूएसए में काफ़ी फेमस है वो इंडिया में भी आ सकती है। इट विल ऑल्सो रिड्यूस द प्रेशर ऑन रोड्स रेल्स, देयर बाय रिड्यूसिंग कंजेशन एंड एक्सीडेंट्स। तो मल्टीपल फ़ायदे हैं। ठीक है, इंटरस्टेट ट्रेड भी बूस्ट हो सकती है। मोर नंबर ऑफ अगर चैनल्स होंगे इंटरस्टेट ट्रेड करने के तो ऑब्वियसली इंटरस्टेट ट्रेड बूस्ट होगी। देन अपार्ट फ्रॉम दैट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट होगा। दैट इज़ ऑब्वियसली अगर आप कोई नया ट्रेड शुरू करेंगे, नया चैनल शुरू करेंगे ट्रेड करने का, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी बूस्ट होंगी। ऑलराइट, ये कुछ बेनिफिट्स हैं, 8 या 9 पॉइंट्स हैं। आप अप्रॉक्सीमेटली 6 पॉइंट्स अगर लिखते हैं तो सफिशिएंट है, 6 to 7 पॉइंट्स, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द प्रॉब्लम एरियाज ऑफ इंडियन वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम एरियाज़ हैं वो ये बनते हैं कि हिमालयन रिवर्स जो हैं वो अपने कोर्सेज में मल्टीपल वाटरफॉल्स हैं, तो वहाँ पर कंटिन्यूटी में इंडियन वाटरवेज नहीं बन पाएंगे। सेकंड, सम हिमालयन रिवर्स हैव सर्पेंटाइन कोर्सेज, सो डिस्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है। हिमालयन रिवर्स में मियांडरिंग बहुत कॉमन है। ठीक है, तो उस मियांडरिंग के चलते आपका जो डिस्टेंस है वो काफ़ी बढ़ गया। डिस्टेंस वैसे इतना होना चाहिए लेकिन इसकी वजह से डिस्टेंस काफ़ी बढ़ गया। ठीक है, पेनिसुलर रिवर्स आर सीजनल इन नेचर, तो उनकी जो डेप्थ है वो शैलो है, तो उसको आप ईयर राउंड यूज़ नहीं कर पाओगे। इट विल ओनली बी अ टेम्पररी सोल्यूशन फॉर ट्रेडिंग। देन इंडियन रिवर्स ऑल्सो सफ़र फ्रॉम सिल्टिंग। बहुत सारे रीजंस हैं कि हम डी सिल्टिंग नहीं करते। ठीक है, विच रिक्वायर रेगुलर एंड एक्सटेंसिव ड्रेजिंग एंड डी सिल्टिंग, और इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ड्रेजिंग और डी सिल्टिंग की कॉस्ट बहुत हाई होती है। ठीक है, देन अनदर ऑल्सो कंसर्न इज बिकॉज आप ट्रेड करेंगे तो ऑयल की मूवमेंट भी हो सकती है, तो ऑयल स्पिलेज कैन ऑल्सो बिकम अ कंसर्न टू मरीन लाइफ, एक्वेटिक लाइफ। ठीक है, एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ दोज एरियाज। ऑलराइट, तो ये कुछ कंसर्न्स हैं, लेकिन आपको इस आंसर को कंक्लूड यही करना है कि सीइंग दैट द बेनिफिट्स आर वेरी हायर कंपेयर टू द कंसर्न्स, सो the government should take rapid steps in order to promote inland waterways transport in India. All right, आप यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल एग्जांपल्स भी दे सकते हैं जो मैंने इस क्वेश्चन में वैसे इंक्लूड नहीं करे, बट यू कैन ऑलवेज यूज़ कि कैसे बाकी कंट्रीज जैसे जो रशिया है वो वोल्गा रिवर को कितना यूटिलाइज़ करती है, या फिर जो जर्मनी है वो राइन को कितना यूटिलाइज़ करती है, सोलिडली फॉर द पर्पस ऑफ इंडियन वाटरवेज ट्रांसपोर्ट। ठीक है, आप यूएसए के भी कुछ लेक्स का नाम ले सकते हैं जो विच आर यूटिलाइजिंग दिस सर्विस। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको एसए में भी पूछा जा सकता है, GS3 में भी पूछा जा सकता है इन द टॉपिक ऑफ एग्रीकल्चर। इन व्हाट वेज
Micro watershed development projects help in water conservation in drought-prone and semi-arid regions of India. भारत में सूखा प्रवण एवं अर्धशुष्क प्रदेशों में लघु जल संभर विकास परियोजनाएं किस प्रकार जल संरक्षण में सहायक हो सकती हैं? ठीक है, अप्रोच थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले तो बिकॉज इसका जो टॉपिक है वो वाटरशेड है, तो आपको वाटरशेड को डिफाइन करना पड़ेगा कि वाटरशेड होता क्या है। सेकंड चीज़ जो आपको करनी पड़ेगी, बिकॉज आप इसमें ड्रॉट प्रोन एरियाज़ की बात हो रही है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ड्रॉट प्रोन एरियाज़ की प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस करते हैं, वाटर अवेलेबिलिटी क्या है, या फिर आप बता सकते हैं कि रेनफेड एरिया इंडिया में कितना ज़्यादा है, पर्टिकुलरली जो हमारा एग्रीकल्चरल एरिया है, कितनी एग्रीकल्चरल क्रॉप्ड लैंड अभी भी रेनफेड है। ऑलराइट, उसके बाद आपको बताना है कि कैसे उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जा सकता है यूजिंग वाटरशेड मैनेजमेंट, और वहाँ पर आपको सिग्निफिकेंस ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट की बात करनी है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट की बात करनी है। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, आपको काफ़ी जगह हेल्प करेगा। वाटरशेड मैनेजमेंट एक इज़ अ होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट, मल्टीपल एरियाज को मिलाकर एक कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है वाटरशेड। एंड बिकॉज गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स भी चलाई हैं इस रिगार्ड में, तो उनका भी विश्लेषण आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा अपने आंसर्स में। ठीक है, चलिए आंसर स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। वाटरशेड होता क्या है, एक सिंपल सा डायग्राम के थ्रू भी आप समझा सकते हैं। इट इज़ एन एरिया विच कॉन्ट्रीब्यूट्स वाटर टू अ स्ट्रीम और अ वाटर बॉडी थ्रू रन ऑफ और अंडरग्राउंड पाथ। ठीक है, तो वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होता है? इट इज़ अ टेक्निक फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड सॉइल इन अ वाटरशेड। ठीक है, ये आपकी इंट्रोडक्शन होगी, आपने वाटरशेड को डिफाइन कर दिया। प्रॉब्लम्स क्या है? इंडिया का जो रेनफेड एरिया है वो 68% है। सो जो हम बोलते हैं इंडियन एग्रीकल्चर इज़ स्टिल कंसिडर्ड अ गैम्बल ऑफ मानसून इवन आफ्टर 60 ईयर्स और 70 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारे जो 68% एरिया है वो रेनफेड एरिया है। ठीक है, उस केस में वाटरशेड मैनेजमेंट seems to be the only way out and the only solution for such areas. All right. अब ऑब्जेक्टिव ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट, यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे कि वाटरशेड मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है या फिर उसके फीचर्स क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। वाटरशेड मैनेजमेंट एसेंशियली एड करता है प्रोडक्शन ऑफ फूड, फॉडर एंड फ्यूल के लिए, तो मल्टीपल चीज़ों में एड करता है। यू कैन मेक सच अ डायग्राम ओवर हियर, फूड, फॉडर, फ्यूल। इसके अलावा पोल्यूशन कंट्रोल में हेल्प करता है। किस तरह का पोल्यूशन कंट्रोल? जो आपका ओवर यूजेज ऑफ वाटर की वजह से होता है। ठीक है, ओवर या वाटर जो लॉगिंग होती है उसकी वजह से जो आपका मीथेन या जो एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है, उसमें वाटरशेड मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज को मिनिमाइज करता है वाटरशेड मैनेजमेंट। इसके अलावा वाटर स्टोरेज, फ्लड कंट्रोल, चेकिंग सेडिमेंटेशन। ठीक है, वाटर स्टोरेज तो जो हमारा CADP है वो भी इन अ वे इज़ पार्ट ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है हमारा इन ऑर्डर टू एड इरिगेशन, वो भी इज़ पार्ट ऑफ वाटर स्टोरेज, वाटरशेड मैनेजमेंट। इट इज़ ऑल्सो फोकसिंग ऑन वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन। ठीक है, इरोजन कंट्रोल भी करता है वाटरशेड मैनेजमेंट, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर। ठीक है, देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थ्रू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, डेयरी, फिशरीज प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी वाटरशेड मैनेजमेंट का पार्ट है। रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टू प्रोवाइड रेगुलर वाटर सप्लाई फॉर कंजम्पशन एंड इंडस्ट्री एज वेल एज इरिगेशन। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर पे भी फोकस करता है वाटरशेड मैनेजमेंट। तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट, सिर्फ एक चीज़ को रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इंटीग्रेटेड है और कॉम्प्रिहेंसिव है। इसके अलावा रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ बनाने पे भी फोकस है वाटरशेड मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट का। ठीक है, जो गवर्नमेंट ने इसको आप प्रेजेंट करने का अगेन तरीका मैंने आपको पहले बताया था। एक तरीका तो ये है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि एक स्पाइडर वेब बनाकर दिखा सकते हैं कि 9 या 10
पॉइंट्स हैं वाटरशेड मैनेजमेंट के, 9 या 10 फीचर्स हैं जिनको आप दिखा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, लिख सकते हैं। लेकिन जो डिटेल में लिखना है 2 या 3 पॉइंट्स के बारे में लिख सकते हैं कि वाटरशेड मैनेजमेंट एसेंशियली एम्स एट adequate production of food, fodder and fuel, ठीक है। It not only focuses on water conservation and preservation but it also focuses on soil conservation and preservation through various activities. इसके अलावा it also has a focus on generating employment opportunities for the local communities. Then not only that, recreational facilities पे भी ध्यान देता है। तो इससे क्या है, environment, ecology और economy तीनों को ध्यान में रखते हुए इसने एक कॉन्सेप्ट तैयार हुआ है वाटरशेड मैनेजमेंट का। इसी के चलते गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली थी, ठीक है। कुछ स्कीम्स की हम बात कर लेते हैं। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, उसके बाद डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम और इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। इनफैक्ट 2015 में जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना थी उसमें इन तीनों स्कीम्स को इंटीग्रेट कर दिया था, सब्ज्यूम कर लिया था इन तीनों स्कीम्स को। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम और इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये सारी स्कीम्स जो थी 1950s एंड 60s में चालू हुई थी। इस स्कीम ने इन तीनों को इंटीग्रेट कर लिया था। इसके अलावा हम एक नीरांचल प्रोग्राम भी हमने स्टार्ट किया था विद द असिस्टेंस ऑफ वर्ल्ड बैंक, ठीक है, विच वॉज ऑल्सो फोकसिंग ऑन वाटरशेड मैनेजमेंट। ऑलराइट, सो ये स्कीम्स का भी वर्णन करना बहुत ज़रूरी है आपको अपने क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो मेन फीचर रहेगा वो आपका रहेगा फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बिना आपका क्वेश्चन अधूरा है। इसके अलावा आप, और एट द सेम टाइम अगर आपको वाटरशेड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप इधर उधर की बातें करेंगे जो कि आपके क्वेश्चन को थोड़ा हल्का बना देगा, आपके आंसर को, वो रिक्वायर्ड नहीं है। इफ़ यू वांट टू रेफर अ सोर्स फॉर दिस तो यू कैन रेफर DR खुल्लर, बहुत अच्छे से समझाया उसमें कि वाटरशेड मैनेजमेंट एसेंशियली है क्या, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं 2016 के पेपर को। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी कमेंट्स, एनी सजेशंस तो प्लीज़ उसको मेंशन करिए अपने हमारे कमेंट सेक्शन में ताकि हम उनको एड्रेस कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो तैयार करें तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है, उसको मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में। For now, all the best. We'll soon be coming out with the video on 2017 paper GS1.